दोस्तों, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन एक आदमी था जिसने वक्त को कैद कर लिया। उसने वक्त को एक लोहे के बक्से में बंद किया, उसे समंदर की गहराई में फेंका, उसे हिमालय की चोटी पर ले गया और वक्त चलता रहा। आज हम रोलेक्स को अमीरी का निशान मानते हैं। हम सोचते हैं रोलेक्स पहनना मतलब सक्सेस। लेकिन जिस आदमी ने इस ब्रांड को बनाया, उसकी जिंदगी फेलियर और मौत से शुरू हुई थी। वो एक यतीम था। वो एक जर्मन था जो इंग्लैंड में रह रहा था जब इंग्लैंड जर्मनी से नफरत करता था। उसकी वाइफ मर गई और वो बेसहारा रह गया। उसके पास कोई वारिस नहीं था। ये कहानी एक बिजनेसमैन की नहीं है। ये कहानी एक विजनरी की है जिसने कहा था, मैं एक ऐसी घड़ी बनाऊंगा जो इंसान के दिल की धड़कन से चलेगी। आज हम खोलेंगे उस ग्रीन बॉक्स को और देखेंगे कि उस सुनहरे क्राउन के पीछे कितने आंसू छुपे हैं। लेट्स टर्न बैक द क्लॉक। Part 1. The Lonely Boy, The Foundation of Pain. Chapter 1. The Bavarian Tragedy, 1881 to 1933. कुल्मबाख, बवेरिया, जर्मनी। हांस विल्सडॉर्फ का जन्म एक खुशहाल परिवार में हुआ। उनके पिता अन्ना और फर्डिनैंड एक हार्डवेयर स्टोर चलाते थे। घर में हमेशा हंसी मजाक रहता था। हांस अपनी माँ के बहुत करीब था। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। जब हांस सिर्फ 12 साल का था, एक बीमारी आई और उसकी मां की डेथ हो गई। हांस अभी सदमे से उभरा भी नहीं था कि कुछ महीने बाद उसके पिता की भी डेथ हो गई। 1 साल के अंदर वो बच्चा अनाथ हो गया। उसके अंकल्स यानी मामा चाचा ने जिम्मेदारी ही। लेकिन ये अंकल्स ईवल स्टेप मदर जैसे थे। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने हांस के पिता का चलता हुआ बिजनेस बेच दिया। घर का सामान बेच दिया और जो पैसा आया उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने हांस और उसके भाई बहन को अलग कर दिया। हांस को एक बोर्डिंग स्कूल कोबर्ग भेज दिया गया। वहां हांस रोता रहता था। वो खिड़की से बाहर देखता और सोचता, मेरा इस दुनिया में कौन है? यहीं से उसके अंदर वो इंडिपेंडेंस आई। उसने सीखा, अगर गिरूंगा तो मुझे खुद उठना होगा, कोई हाथ देने नहीं आएगा। चैप्टर 2. द पर्ल विस्परर, स्विट्जरलैंड। 19 साल की उम्र में हांस ने स्कूल छोड़ा। उसे जर्मनी से नफरत हो गई थी, अंकल्स की वजह से। वो स्विट्जरलैंड चला गया। ला चौ दे फॉन्स, ये दुनिया का वॉच कैपिटल था। लेकिन हांस ने वॉचेस में काम शुरू नहीं किया। उसने काम शुरू किया एक मोती एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी में। यहां उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी, परफेक्शन। उसका काम था हजारों मोतियों में से उन मोतियों को अलग करना जो परफेक्ट गोल हों। वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर घंटों बैठा रहता। अगर मोती में जरा सा भी दाग होता तो वो रिजेक्ट कर देता। इस जॉब ने उसकी आंखों को ट्रेन किया। उसे समझ आ गया कि अमीर लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो फ्लॉलेसनेस खरीदते हैं, बेदाग चीज। चैप्टर 3. द लंदन ड्रीम, 1903। 1903 में हांस लंदन गया। लंदन उस वक्त दुनिया का सेंटर था, जैसे आज न्यूयॉर्क या सिलिकॉन वैली है। हांस ने वहां एक वॉच इंपोर्ट कंपनी में काम किया। यहां उसने एक अजीब चीज नोटिस की। उस वक्त पॉकेट वॉचेस का जमाना था। हर आदमी की वेस्ट में एक चेन होती थी और जेब में घड़ी। हाथ की घड़ी यानी व्रिस्ट वॉच को लोग व्रिस्टलेट कहते थे। लोग कहते थे ये तो औरतों के लिए है, ज्वेलरी है, ये वक्त सही नहीं बताती। मर्द इसे पहनेंगे तो लोग हंसेंगे, हाथ हिलाने से घड़ी टूट जाएगी। हांस विल्सडॉर्फ को फ्यूचर दिखा। उसने सोचा, बोअर वॉर चल रहा है, सोल्जर्स को जेब से घड़ी निकालने में टाइम लगता है। अगर घड़ी हाथ पर हो तो 1 सेकंड में टाइम दिखेगा। उसने अपने बॉस से कहा, हमें व्रिस्ट वॉचेस बनानी चाहिए। बॉस हंसा, हांस तुम पागल हो, मर्द कभी कंगन नहीं पहनेंगे। हांस ने अपनी सेविंग्स निकाली, अपने जीजा जी, अपने ब्रदर इन लॉ से पैसे उधार लिए और 1905 में अपनी कंपनी खोली, विल्सडॉर्फ एंड डेविस। चैप्टर 4. द टाइनी इंजन, एगलर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टेक्नोलॉजी। पॉकेट वॉच बड़ी होती है तो उसके अंदर मशीन यानी मूवमेंट बड़ी और एक्यूरेट होती है। व्रिस्ट वॉच छोटी होती है। छोटी मशीन बनाना मुश्किल था। जो छोटी मशीन्स मार्केट में थी वो इनएक्यूरेट थी। हांस स्विट्जरलैंड वापस गया, बीएन शहर। वहां उसे एक छोटी सी फैक्ट्री मिली, एगलर। जीन एगलर ने एक छोटा इंजन बनाया था, लीवर एस्केपमेंट। ये छोटा था लेकिन एक्यूरेट था। हांस ने एगलर की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा ऑर्डर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि हर घड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। हांस ने सारा पैसा एगलर पर लगा दिया। चैप्टर 8. द डिनर पार्टी, इन्वेंशन ऑफ द ऑयस्टर। जनेवा में हंस सेफ था, लेकिन उसकी घड़ी सेफ नहीं थी। सबसे बड़ा दुश्मन था धूल और पानी।
अगर जरा सा पानी मशीन में गया, घड़ी खत्म। हंस चाहता था एक वाटरप्रूफ वॉच। एक रात डिनर पार्टी में हंस ऑयस्टर यानी सीप खाने की कोशिश कर रहा था। उसे खोलने के लिए वो ऑयस्टर नाइफ यूज कर रहा था। ऑयस्टर का शेल इतना टाइट था कि वो खुल नहीं रहा था। हंस ने सोचा, ये ऑयस्टर पानी के अंदर रहता है, लेकिन अंदर से सूखा रहता है। क्यों? क्योंकि इसका शेल क्लैंप करता है। उसने वही इंजीनियरिंग घड़ी पर लगाई। केस को एक सिंगल मेटल ब्लॉक से बनाया। बेजल यानी ऊपर का रिंग और केस बैक यानी पीछे का ढक्कन को स्क्रू करके बंद किया। और सबसे जरूरी वाइंडिंग क्राउन यानी चाबी। उसने उसमें स्क्रू डाउन मैकेनिज्म लगाया, सबमरीन के हैच जैसा। 1926 में रोलेक्स ऑयस्टर पैदा हुई, दुनिया की पहली ट्रूली वाटरप्रूफ वॉच। चैप्टर 9 द गर्ल इन द आइस वाटर, मर्सिडीज ग्लाइड्स। प्रोडक्ट रेडी था, लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे थे। दुकानदार कहते थे, अगर मैं कस्टमर को बोलूं कि ये पानी में नहीं खराब होगी और वो हो गई तो मेरा गला कटेगा। हंस को एक स्टंट चाहिए था। उसे पता चला मर्सिडीज ग्लाइड्स एक टाइपिस्ट इंग्लिश चैनल स्विम करने वाली है। हंस ने उसे लेटर लिखा, मिस ग्लाइड्स, मैं आपको रोलेक्स ऑयस्टर गिफ्ट करूंगा, आप इसे गले में पहनकर स्विम कीजिए। मर्सिडीज मान गई। 7 अक्टूबर 1927। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, धुंध थी। मर्सिडीज 10 घंटे तक पानी में रही। वो बेहोश हो गई, लेकिन उसकी घड़ी चलती रही। जब वो बाहर आई, रिपोर्टर्स ने घड़ी चेक की, टाइम बिल्कुल सही था। अंदर पानी की एक बूंद नहीं थी। हंस ने अगले दिन डेली मेल का फ्रंट पेज खरीदा, 40,000 फ्रैंक्स में। हेडलाइन, द वंडर वॉच दैट डिफाइज द एलिमेंट्स। रोलेक्स ओवरनाइट सुपरस्टार बन गई। पार्ट 3 द क्राउन एंड द क्रॉस, 1930 to 1960। चैप्टर 10 द परपेचुअल मोशन, किलिंग द वाइंडिंग। वाटरप्रूफ तो हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। लोग रोज सुबह क्राउन खोलते थे वाइंडिंग करने के लिए, और वो उसे बंद करना भूल जाते थे। पानी अंदर चला जाता था। हंस गुस्सा होता था, इंसान भुलक्कड़ है। उसने इंजीनियर्स से कहा, ऐसी घड़ी बनाओ जिसे चाबी न देनी पड़े। 1931 में उन्होंने परपेचुअल रोटर बनाया, एक हाफ मून वेट जो ग्रेविटी से घूमता था। जब आप हाथ हिलाते, वेट घूमता और स्प्रिंग टाइट हो जाती। रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल। अब घड़ी पूरी तरह से बंद रह सकती थी। चैप्टर 11 द प्रिजनर्स प्रॉमिस, वर्ल्ड वॉर II। वर्ल्ड वॉर II 1939। ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट्स रोलेक्स खरीदते थे अपने पैसों से, क्योंकि सरकारी घड़ियां इनएक्यूरेट थीं। लेकिन जब ये पायलट्स जर्मनी के ऊपर शॉट डाउन होते, तो नाजी गार्ड्स इनकी रोलेक्स छीन लेते थे। हंस विल्स्टॉफ, जो दिल से ब्रिटिश था, उसने सुना। उसने अनाउंस किया, कोई भी ब्रिटिश POW मुझे लेटर लिखे, मैं उसे नई रोलेक्स भेजूंगा कैंप में। पेमेंट तब करना जब वॉर जीत जाओगे और घर आ जाओगे। ये ऑनर सिस्टम था। हंस ने हजारों घड़ियां यानी स्पीड किंग्स कैंप्स में भेजी। नाजी गार्ड्स हैरान थे कि ये घड़ियां आ कैसे रही हैं। रेड क्रॉस पार्सल्स के थ्रू। पायलट्स के लिए वो घड़ी सिर्फ टाइम नहीं थी, वो फ्रीडम का टिकट थी। द ग्रेट एस्केप यानी स्टैलॉग लुफ्ट 3 में रोलेक्स वॉचेस यूज हुई गार्ड्स को ब्राइब करने के लिए। जब वॉर खत्म हुआ तो हंस विल्स्टॉफ के पास पैसे आने शुरू हुए। सबने पे किया, एक ने भी धोखा नहीं दिया। इसने रोलेक्स को इंटेग्रिटी का सिंबल बना दिया। चैप्टर 12 द डेट जस्ट एंड द एक्सप्लोरर, टूल वॉचेस। वॉर के बाद हंस ने रोलेक्स की डायरेक्शन बदल दी। उन्होंने कहा, घड़ी सिर्फ ज्वेलरी नहीं, टूल होनी चाहिए। 1945 डेट जस्ट, पहली घड़ी जिसमें डेट अपने आप बदल जाती थी, मिडनाइट पर। 1953 एक्सप्लोरर, जब एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने एवरेस्ट चढ़ा तो उनके पास रोलेक्स प्रोटोटाइप था। हंस चाहता था कि घड़ी टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर टेस्ट हो। 1953 सबमरीनर, पहली घड़ी जो 100 मीटर्स तक वाटरप्रूफ थी, डाइवर्स के लिए। 1954 GMT मास्टर, पैन एम पायलट्स के लिए जो टाइम जोन्स क्रॉस करते थे। हंस ने घड़ी को प्रोफेशन से जोड़ दिया। चैप्टर 13 द सीक्रेट फाउंडेशन, 1945। 1944 में हंस विल्स्टॉफ की वाइफ फ्लोरेंस की डेथ हो गई। ये उनके लिए सबसे बड़ा धक्का था। उनके पास इतना बड़ा एम्पायर था, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। हंस डरता था, मेरे मरने के बाद कोई ग्रीडी बिजनेसमैन इसे खरीद लेगा, क्वालिटी गिरा देगा, प्रॉफिट निकालेगा। 1945 में हंस विल्स्टॉफ फाउंडेशन बनाई। उन्होंने चुपचाप अपने 100% शेयर्स इस फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने रूल्स लिखे, रोलेक्स कभी बिकेगी नहीं, रोलेक्स कभी पब्लिक नहीं होगी, स्टॉक मार्केट पर नहीं जाएगी, कंपनी का प्रॉफिट वर्कर्स की सैलरी और R&D के बाद चैरिटी में जाएगा।
ये बात उन्होंने मरते दम तक किसी को नहीं बताई। दुनिया सोचती थी वो बिलियनर है, लेकिन वो टेक्निकली सिर्फ एक ट्रस्टी थे। चैप्टर 14 द एंड ऑफ टाइम 1960। हंस विल्स्टॉफ 79 ईयर्स के थे। जनेवा में उनकी डेथ हो गई। उनके फ्यूनरल पर हजारों एम्प्लॉइज थे, लेकिन उनका कोई अपना खून नहीं था। मगर आज जब आप एक रोलेक्स खरीदते हैं तो आप उस फाउंडेशन को पैसा दे रहे हैं जो जेनेवा में स्कूल चलाती है, डेफ ब्लाइंड लोगों की मदद करती है और आर्ट्स को स्पॉन्सर करती है। रोलेक्स शायद दुनिया की अकेली लग्जरी कंपनी है जो प्रॉफिट के लिए नहीं, परपेचुअल एग्जिस्टेंस के लिए काम करती है। कंक्लूजन, द क्राउन। दोस्तों, हंस विल्स्टॉफ की कहानी हमें क्या सिखाती है? 1. रिजेक्शन ऑफ द स्टेटस को। जब दुनिया पॉकेट वॉच पहन रही थी उसने रिस्ट वॉच बनाई। जब दुनिया वाइंड कर रही थी उसने ऑटोमैटिक बनाई। विजन वहां होता है जहां भीड़ नहीं होती। 2. ट्रस्ट कैपिटल। POWs पर भरोसा करना बिजनेस सुसाइड हो सकता था, लेकिन वहीं उसका सबसे बड़ा एसेट बना। ब्रांड ट्रस्ट से बनता है, एड से नहीं। 3. डिटैचमेंट। उसने एम्पायर बनाया, लेकिन उसे अपने नाम पर नहीं रखा, उसने उसे अमर कर दिया। आज रोलेक्स का क्राउन लोगो किसी राजा का ताज नहीं है, ये उस 12 साल के बच्चे का सपना है जिसने अकेलेपन में वक्त की कीमत समझी थी। वक्त चला जाता है, लेकिन अगर आप कुछ टाइमलेस बनाएं तो वो रह जाता है। अगली बार जब आप किसी की कलाई पर रोलेक्स देखें तो याद रखिए, इट्स नॉट जस्ट अ वॉच, इट्स अ टेस्टामेंट टू ह्यूमन रेजिलियंस। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।